हम छात्र एक है, हम जातियों में बटे नहीं है, हमें जनरल ओबीसी एससी एसटी में नहीं बांटा जा सकता। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं छात्रों का एक जमावड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर। आपको बता दें यहाँ पे आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जो हैं वो यूजीसी के नए रेगुलेशंस के खिलाफ आंदोलन पर उतरे हैं। उनका ये कहना है कि इस रेगुलेशन से यूनिवर्सिटी के भीतर छात्रों के बीच में विश्वास की कमी आएगी, अविश्वास पैदा होगा और कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग का छात्र जो है वो हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। उस पर हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कोई उसे संदेह की दृष्टि से लगातार देख रहा है। और इस चीज़ को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आज आंदोलन पर उतरे हैं। इस पूरे दिन में हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज आंदोलन के पीछे उतरने के पीछे उनके कारण क्या हैं, क्यों वो आज आंदोलनरत है, उनकी मांगे क्या हैं और इस नए रेगुलेशन में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो उन्हें डरने पर मजबूर कर रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरे रिपोर्ट में। इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे छात्रों का जमावड़ा है। वो छात्र जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, वो यूजीसी के खिलाफ और इस रेगुलेशन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आप लोग की मांगे क्या हैं? हमारी मांगे हैं, आप यूजीसी जो ये काला कानून लेकर आए हो रौलत एक्ट की तरह, बिना सुनाई बिना आपको सुनवाई, आप कोर्ट में नहीं, आपका कोई भी सुनवाई नहीं होता, वो क्या कहते हैं उसे, एक दलील, बिना दलील के आप सीधा कल्प्रिट घोषित हो जा रहे हो। और क्या होगा, मेरे ऊपर अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आता है, मेरे ऊपर कार्रवाई केस डाल देता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, क्यों डाला, कौन डाला, कैसे डाला, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और जिस कमेटी के पास जाएगा उस कमेटी को 1 महीने के अंदर सारा कानून का ये जो धारा है इसको पूरा करने के बाद मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। ऐसा यूजीसी का रूल है। अगर वो कार्रवाई नहीं किया तो उसकी मान्यता ख़त्म कर दोगे, आप उसको ग्रांट नहीं दोगे, उसको पैसे नहीं दोगे, उसको हेल्प नहीं करोगे। तो ये काला कानून जो जाति को जात से बांट रहा है, जो कैटेगरी को कैटेगरी से बांट रहा है, जो हिंदुओं को आपस में बांट रहा है, जो छात्रों को, आगे आने वाली जनरेशन को, जो समाज का निर्माण करते हैं उनको बांट रहा है, तो उसके खिलाफ है। और इसका हम मजम्मत करने के लिए, वापस कराने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हमारा डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान जी से और मोदी जी से कि इस काले कानून को वापस लो, नहीं तो हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे। और अगर हम पावर में, अगर आपको हम पोजीशन में बैठा सकते हैं मोदी जी, तो हम आपको हटाने का भी ताकत रखते हैं। इस वक्त देख सकते हैं छात्रों ने यहाँ पर एक पोस्टर लगाया है जिसमें राजनीति मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, ये तमाम नारे लिखे हुए हैं। संविधान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए हैं। इनका ये कहना है कि विश्वविद्यालय जो है वो पढ़ने की जगह है, वो आपस में समन्वय और विश्वास की जगह है। उस कैंपस में अगर छात्रों के बीच में ही अविश्वास पैदा हो गया, फिर छात्र यूनिवर्सिटी और कैंपस का जो उद्देश्य होता है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन, ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक जो है इस पूरे रेगुलेशन को संपूर्ण तरीके से वापस नहीं ले लिया जाता। इस वक्त छात्र जो है वो इस आर्ट्स फैकल्टी के बाहर खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे छात्र हैं जो इस प्रोटेस्ट का जो है नेतृत्व कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज जो छात्र यहाँ पर बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं और जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, मैं जो देख सकता हूँ हाथों में तख्तियाँ हैं कि यूजीसी आज का शिक्षा, कल का भारत, और जो है कि जातिवाद नहीं सहेंगे। कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर आज आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? हमारे एक नारे से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी। छात्र शक्ति जिंदाबाद, राजनीति मुर्दाबाद। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में राजनीति गरीबों को जैसे बांटती है, जैसे अनपढ़ों को बांटती है, वैसे छात्रों को ही बांटना चाहती है। कहीं इस देश से छिपा नहीं है, डेटा उठा के देख ले। 1990 से पहले कितने बड़े बड़े छात्र आंदोलन होते थे कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को झुकाने का काम किया जब वो बहुत पावरफुल थी, चाहे नेहरू को झुकाने का काम किया। नेहरू छोड़िए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने इस देश को में शासन कर रहे ब्रिटिशर्स को झुकाने का काम किया। छात्र शक्ति इतनी बड़ी चीज़ होती है, लेकिन जब से डेमोक्रेसी आई है, छात्र शक्ति को आपस में लड़ाने, जनरल ओबीसी एससी एसटी में बांटने का काम किया है। और ये कानून भी उसी का वो है।
100 प्लस केसेस थे वो बढ़ के 300 प्लस केसेस हो गए। बस इसी आधार को 300% हाइक बता के, जहां 140 करोड़ देश की आबादी है, यूजीसी के नए रेगुलेशन पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर पॉलिटिकल वेपन के तौर पे लाए गए। और वहां पे इंडियन ट्राइबल एक्ट जो ब्रिटिशर्स का था, उस तरीके से सवर्णों को जात जो है जातिवादी जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। कैंपस में उनका सांस लेना बैन कर दिया गया, बोलना बैन कर दिया गया। उन पे ईरान की तरह मोरल पुलिसिंग रख दी गई, सर्विलांस रख दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? हमारे साथ इस वक्त एक और छात्र मौजूद हैं। ये भी जो है ये पूरा एक्ट अपने साथ लेकर आए हैं। ये जो पूरा यूजीसी का रेगुलेशन है वो अपने साथ लेकर आए हैं। मैं एक चीज़ बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं, चूँकि आप मुझे बताइए कि इसमें, इस एक्ट में, इस रेगुलेशन में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, कौन कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिनको लेकर आप लोगों के मन में डर बढ़ रहा है? क्योंकि मैंने कई छात्रों से बात की, उनका ये कहना था, वो कुछ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वाले क्लॉज की बात कर रहे हैं, 3C की बात कर रहे हैं, और एक छात्र ने तो यहाँ तक कहा कि ये लूप होल से भरा हुआ है, इसमें संशोधन की गुंजाइश नहीं है, इसको कंप्लीट रोल बैक करना चाहिए। ये कम्प्लीटली ब्लैक लॉ है, इसका रोल बैक होना ही चाहिए, एकदम ब्लैक लॉ है। रॉयल एक्ट का नाम सुना है आपने? बस उसका सेकंड वर्जन है ये, बस ये यूजीसी का रेगुलेशन है, बस यही है। वो ब्रिटिशर का रेगुलेशन था, ये यूजीसी का रेगुलेशन है। जिस क्लॉज पे कन्फ्रंटेशन है मैं आपको बताता हूँ। क्लॉज सेक्शन 3 का C है। दिस क्लॉज सेज कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। मतलब यहाँ जनरल को पूरी तरीके से एक्सक्लूड किया गया है। जनरल कास्ट के खिलाफ कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अगर आप जनरल के व्यक्ति को उसके कास्ट के हिसाब से गाली दोगे तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यूजीसी की इस रेगुलेशन के हिसाब से नहीं है। दूसरा जो क्लॉज है वो क्लॉज सेक्शन 3 का E क्लॉज है। डिस्क्रिमिनेशन वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, अंतर्निहित है। इम्प्लिसिट का मतलब अंतर्निहित होना हो। अगर आपके मन में आ गया कि हाँ मेरे साथ भेदभाव हुआ है तो आप जाके कर दोगे कंप्लेन। इसका कहीं आपको प्रूफ नहीं देना, बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी के पास आएगा, हमारे ऊपर आएगा। और हम कैसे जान पाएंगे? तीसरी इसकी जो सबसे खराब क्लॉज है वही मैं आपको क्लॉज दिखा देता हूँ। ये सेक्शन 8 देखिए, द प्रोसीजर इन केस ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज द एग्रीड पर्सन में रिपोर्ट एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑनलाइन पोर्टल और नेसेसरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिलेगा और देयर आइडेंटिटी शैल बी प्रोटेक्टेड इफ रिक्वेस्टेड। मतलब उनकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। अगर वो चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना तो वो नहीं कर सकते हैं, वो चाहेंगे नहीं डिस्क्लोज करना, वो नहीं डिस्क्लोज करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, अगर हमको पता ही नहीं है कि हमारे खिलाफ कंप्लेन कौन कर रहा है, उसने किस बेस पे कंप्लेन किया, तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? इसमें एक चीज़ बस सवर्णों को मिला है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, वो भी नहीं कर पाएंगे अगर किसी की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल होगी। मैं आपको 2012 का एक रेगुलेशन दिखाता हूँ। 2012 की जो रेगुलेशन का एक कंप्लेनेंट का स्थिति है, द कंप्लेनेंट शैल इंक्लूड सफिशिएंट डिटेल्स ऑफ द एलिज एक्ट। 2012 का जो रेगुलेशन है उसमें कंप्लेनेंट के पास सफिशिएंट डिटेल होना चाहिए। अगर आपके पास डिटेल है तभी तो मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा, आपकी डिटेल को काउंटर कर पाऊंगा। इसमें तो डिटेल ही नहीं है, केवल आपका एक ही क्वालिटी होना चाहिए आप में, आप दलित होने चाहिए, आप ओबीसी होने चाहिए, आप एसटी होने चाहिए। अगर आप दलित हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं तो आपके पास सारी मौजूद हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं तो कुछ नहीं है, आपको केवल भेदभाव करना हो। इस वक्त आप देख सकते हैं इनके हाथ में ये 2012 का जो यूजीसी के रेगुलेशन है वो हैं, और ये जो नए रेगुलेशंस आए हैं ये वो हैं। इनमें कुछ अंतर है, जैसा इन्होंने बताया कि नए वाले रेगुलेशन एक्ट में अगर जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन करता है, उसे वो चाहे तो अपनी पूरी आइडेंटिटी जो है वो कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, और जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया है उसके बाद उसके पास ये कोई चारा भी नहीं बचता, क्योंकि उसे जानकारी ही नहीं होगी कि कब किसने और किस मामले पर उस पर कंप्लेन करा है, जिसके तहत उसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। इसके अलावा जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी पे कोई जातीय भेदभावगत कोई टिप्पणी की हो, अगर उसे ऐसा महसूस भी होता है कि आपने उसके खिलाफ जो है जातिगत भेदभाव वाली टिप्पणी की है, तो भी वो आप पर कार्रवाई कर सकता है। और ये कुछ क्लॉजेज जो हैं, और ख़ासकर जो नियम आए हैं इस नए रेगुलेशन में, उनका काफ़ी पुरजोर विरोध हो रहा है। छात्र इस वक्त काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्ट्स फैकल्टी के बाहर मौजूद हैं। और भी कुछ है आप लोगों के मन में, आप लोग जिसको लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं? नहीं, हम लोग इसको चाहते हैं कि यूजीसी इसको कम्प्लीटली रोल बैक करे। पहली बात तो आप इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे ना, इस ऑब्जेक्टिव में आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मेंशन मिलेगा, लेकिन इसके प्रोविजन में नहीं मिलेगा। मतलब यूजीसी जो चाह रहा था वो खुद ही नहीं कर पाया इसको, दैट इज ड्यू टू पॉलिटिक्स ओनली। यूजीसी चाह रहा था, यूजीसी का अगर ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस रेगुलेशन का तो वो बोल रहा है एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहा है, इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अगर जैसे ही आप प्रोविजन में आएंगे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में, ईडब्ल्यूएस को हटा दिया गया है। यूजीसी जो चाह रहा है वो खुद ही नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ भी नहीं कुछ हो पा रहा है। हम लोगों ने रिट दिया है, हम लोगों ने पीआईएल भी किया है, अब देखते हैं क्या होता है। हम लीगल भी लड़ रहे हैं और जो हो सक रहा है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो तमाम छात्रों के हाथों में या तो तख्तियाँ हैं, या तो वो खुद जो यूजीसी का रेगुलेशन है
वो रेगुलेशन लेकर आए हैं और वो बाकायदा रेगुलेशन पढ़ के लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं, क्या लूप होल्स हैं इस रेगुलेशन में। हमारे साथ दो छात्र और यहाँ पे मौजूद हैं। इनके हाथ में इस वक्त ये आप देख सकते हैं यूजीसी के बहिष्कार का सिंबल है यहाँ पर, और आज की शिक्षा कल का भारत ये नारे लिखे हुए हैं, और शिक्षा का आंगन सबका है, यूजीसी की मनमानी नहीं चलेगी। आपको क्यों लग रहा है कि ये जो शिक्षा का आंगन सबका है वहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल, शिक्षा का आंगन सबका है। एक विश्वविद्यालय, एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी को विद्या का मंदिर माना जाता है, और इस मंदिर में इस तरीके की जातिगत राजनीति कर कर ये युद्ध का क्षेत्र बना दिया गया है। क्या सवर्ण होना आज के समय में कोई गाली है? क्या सवर्ण छात्रों का कोई अधिकार नहीं है? क्या सवर्ण छात्र, क्या सवर्ण होना ही गाली हो जाता है? क्या मैंने सवर्ण जाति के किसी परिवार में जन्म लिया, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 2012 के कानून में जब ये प्रावधान था कि अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, तो ये प्रावधान क्यों हटा दिया गया? इससे सरकार की क्या मानसिकता है? सरकार क्या कहना चाहती है? जब अगर आज की डेट में अगर कोई SC/ST समुदाय से आने वाला या किसी OBC समुदाय से आने वाला छात्र अगर इस तरीके के आरोप लगाता है और झूठे आरोप लगाता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? एक सवर्ण छात्र का जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। एक सवर्ण छात्र तो अपने लिए लड़ाई लड़ते लड़ते अपना जवानी को बता देगा, और एक सवर्ण छात्र का करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि उसकी मानसिकता क्या है। इस तरीके के कानून लाकर इस शिक्षा के मंदिर को युद्ध का मैदान क्यों बनाना चाहते हैं? सर, जैसा कि इस कानून में लिखा गया है कि ये सोशल इंक्लूजन के लिए है, मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, सोशल इंक्लूजन कैसे है? ये तो सोशल डिसहार्मनी क्रिएट करना चाहता है, पूरे आपस में एक मतभेद क्रिएट करना चाहता है, जंग का मैदान बनाना चाहता है। और इसमें एक और कि एलिमिनेट द परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सर, ये परसेप्शन कैसे डिस्क्रिमिनेशन का हटाओगे, एलिमिनेट कैसे करोगे? जब आपने एडमिशन लेते वक्त उसको कोटा दिया, कोटा का प्रावधान है, रिजर्वेशन का प्रावधान है। इसके बाद आपने कमेटियां बना दी गई, उसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान है, उसमें भी स्वर्णों की कोई बात की नहीं गई है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है? ये सर एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर क्रिएट करना चाह रहे हैं छात्रों के बीच में। आपस में जो छात्र हंसी मजाक कर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, सर ये एक फियर का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाह रहे हैं। हम सरकार को यही बोलना चाहेंगे कि ये काले कानून वापस लो। और इसमें सर एक और क्लॉज है, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। सर, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इम्प्लिसिट की डेफिनेशन क्या है? किसी को लगा कि मेरे खिलाफ इसने बोला है, या किसी एक्शन के थ्रू इसने मेरे खिलाफ जाति सूचक शब्द बोले हुए। सर, अब हम उसको कैसे डिफाइन करें, कैसे उसको डिफेंड करेंगे? इसमें एक प्रावधान है, ये रेगुलेशन जो मैं इसके पहले ही बताया था कि अगर किसी ने परसीव भी कर लिया, अगर उसको इम्प्लिसिट तरीके से भी ये लगता है कि मेरे खिलाफ कुछ बात कही गई है, तो वो कंप्लेन कर सकता है। और सबसे बुरी बात ये है कि वो कंप्लेनेंट जो है वो उसकी आइडेंटिटी भी कॉन्फिडेंशियल रहेगी अगर वो चाहेगा तो। और फिर उसके बाद आप स्थिति को समझने की कोशिश करिए कि अगर इनके खिलाफ कंप्लेन होता है और इन्हें पता ही नहीं है कि वो कंप्लेन किया किसने है और किस वजह से किया है, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? और सर, जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा कि सरकार द्वारा बाहर के जो शैक्षणिक संस्थान है उनको भी भारत लाया जा रहा है। और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर आप ऐसे कानून लेके आओगे तो वो इंस्टीट्यूशन इंडिया में कैसे आएंगे और कैसे वो डेवलप हो पाएंगे और कैसे इंटरनेशनल लेवल की हमें पढ़ाई मिलेगी भारत के छात्रों को? एक तरफ सरकार UCC की बात करती है और ये UGC जैसे कानून लाती है जहाँ समानता की बात करती है, वहाँ ये समाज को बांटने का कार्य कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ, सरकार का कहना है कि छात्रों को जो SC या OBC वर्ग से आते हैं उनको दबाया जाता है, वो अपनी शिकायत नहीं रख पाते। अगर वो अपनी शिकायत नहीं रख पाते तो एक टेक्निकल सी बात ये है कि 115% का वृद्धि हुई। वो वृद्धि कैसे होती? अगर वो अपने सामने नहीं रख पाते, अगर उनको दबाया जाता तो ये परसेंटेज कैसे बढ़ पाता? सीधी सी बात ये है, कोई भी छात्र आज के समय में स्वतंत्र है। कोई भी अपनी किसी भी तरह की समस्याओं को पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने खुले तौर पर रख सकता है और रखता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, और अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो उसके साथ उस करने वाले के साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। जो कोई भी करे उसके हर किसी के खिलाफ होनी चाहिए, वो चाहे SC समुदाय से आए, चाहे वो सवर्ण समाज से आए, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो किसी और समाज से आए। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी ने कहा था कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही शक्ति है सर उतार लेने की। तो 2024 में अगर 240 तक लेके आए थे तो 2029 में 40 भी लेके आ सकते हैं। तो सरकार ये कानून UGC नियम को वापस ली जाए और स्वर्णों को अपना अधिकार दिया जाए। हमारे साथ लॉ के कुछ और छात्र मौजूद हैं। आप लोग भी सामान्य वर्ग के छात्र हैं, आप लोग जनरल कैटेगरी के छात्र हैं। जी।
आप लोगों के मन में नए रेगुलेशन के आने की वजह से और कौन सा डर है, वो कौन सा डर है जो सामान्य वर्ग के छात्रों को डरा रहा है इस रेगुलेशन से? सबसे जो बड़ा डर है, जो इसका उद्देश्य होना चाहिए था, समानता लाना। ये रेगुलेशन जिस तरीके से लागू किया गया है ना, वो समाज में दुर्व्यवहार, एक दूसरे के बीच बैर बढ़ाएगा। तो ये सबसे बड़ा डर है। उसके बाद और जो डर है कि जो कुछ छात्र सामान्य वर्ग के हैं, उनको इसमें एक तरीके से कल्प्रिट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अदर कैटेगरीज को कवर कर लिया गया है। और ये इसका सबसे मेन जो चीज़ है कि ये आया कैसे, ये 2012 का जो रूल्स थे उनके लिए एक पिटीशन डली सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से एक कमेटी बनती है। 2023 में उस कमेटी का रिकमेंडेशन ये था कि SC/STs को ओनली इंक्लूड करें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में। लेकिन जब ये आया अपने इस स्वरूप में, तो इसमें OBCs को भी इंक्लूड कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि बचा कौन? सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, जिनकी संख्या वैसे ही कम होती है। और अब इनके ऊपर ये एक तरीके से बिल्कुल एज्यूम कर लिया गया कि ये बिल्कुल अपराधी हैं। अब इसके बाद आता है कि जो इसमें बना है इक्विटी स्क्वाड, जो घूम घूम के देखेगा कि कहीं पे भी असमानता या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब उसका क्राइटेरिया क्या है, वो भी नहीं है इस रेगुलेशन में। और ये अपने आप से ही इक्विटी स्क्वाड है, ये अपने आप से ही एक तरीके का ये है कि छलावा है कि अब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि समानता ये है, समानता वो है। पता चला इक्विटी स्क्वाड ने रिपोर्ट कर दिया। अब उस पर क्या है कि अगर ये फॉल्स निकलता कि हमारा डिस्कशन सही था, 15 दिन के अंदर में रिजल्ट आएगा, अब वो निकलता है कि सही था, तो सही था, लेकिन अब इस पर पनिशमेंट नहीं है। जिसने कंप्लेंट की है उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, मतलब एक वन वे है, उधर से कुछ नहीं आएगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा घातक है कि लोग इसको अपनी पर्सनल ग्रज के लिए यूज़ करेंगे। आपने अपने हाथ में तख्ती ली है, इक्विटी फॉर ऑल नॉट फॉर फ्यू। आपको क्यों लगता है कि ये इक्विटी फॉर फ्यू है, नॉट फॉर ऑल? इक्विटी फॉर फ्यू, जिनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में इंक्लूड किया गया है, बस उन्हीं के लिए है। क्योंकि इस कैंपस में सारे छात्र बराबर होते हैं। ऐसा हमारा संविधान आर्टिकल 14 भी बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 21 भी बोलता है कि सबको राइट टू लाइफ है। तो राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, डिग्निफाइड लाइफ की, यहाँ से पढ़ के हम अच्छी जीवन को व्यतीत करें। आप पत्रकार हैं, हम लॉ के स्टूडेंट हैं, तो ये क्यों है कि ये हमें संविधान अधिकार देता है। अब ये बिल्कुल संविधान के विरोध में है, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो चुका है। तो वहाँ जो होता है वो होता है, लेकिन समाज में जो चीज़ है वो प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी है। चलो, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये सुना अपने छात्रों को, उनका ये कहना है कि कई बार प्रतिक्रिया देना जो है वो बहुत आवश्यक है, और यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस आए हैं वो इक्वालिटी के खिलाफ है, वो संविधान की जो मूल भावना है समानता की, उसके कहीं ना कहीं खिलाफ है। छात्र भी एक नहीं है इस मुद्दे पर, छात्र भी इस मुद्दे पर बटे हुए हैं। देखिए, राजनीति में हर कोई अपना अपना वोट बैंक साधने पर लगा हुआ है। सबको अपने अपने वोट चाहिए। आप ये जो एक्ट आया है, इसको अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो कर्नाटका में रोहित वेमुला एक्ट प्रस्तावित किया गया था, जिसमें OBC को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें UGC की जो अभी गाइडलाइंस आई हैं, इसमें पहले OBC को इंक्लूड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ SC/ST इंक्लूड थे। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसका प्रस्ताव रखा कि OBC को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। उसके बाद इसमें OBC को इंक्लूड किया गया है। तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आने वाले चुनाव में OBC वोट बैंक को साधने के लिए या उसको खुश करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। उचित है ये जो भी रेगुलेशंस आए हैं? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, मेरा ये कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कानून तो बनने चाहिए और सख्त से सख्त बनने चाहिए, लेकिन उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए। जैसे कि इसमें जो इक्विटी कमेटी जो गठित की जाएगी, उसमें SC/ST, OBC, डिसेबिलिटीज पर्सन्स और वुमेन, ये सारी रहेंगी। इसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो उनको रिप्रेजेंट कर सके। आप एक बात बताइए कि किसी भी एक वर्ण विशेष को आपने बता दिया कि ये वर्ण विशेष ही जनरल कैटेगरी सबके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसके ऊपर आरोप लग रहा है, तो उसका भी तो रिप्रेजेंटेशन वहाँ कमेटी में होना चाहिए। वो किस पे बिलीव करेगा? अगर अदर कमेटी के ही मेंबर्स उसमें होंगे तो वो उसके अंदर तो ये डर बना रहेगा ना कि मेरे अगेंस्ट में कहीं गलत ना हो। उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी रहेगा। दूसरी चीज़ आपने ये बोली है इसमें कि इसमें जो भी कंप्लेंट करेगा इंसान, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, और अगर वो झूठा भी पाया जाता है तो भी उसके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसकी रीजनिंग सरकार ने ये दी है ताकि जो प्रताड़ित व्यक्ति है वो सजा के डर से चुप ना बैठे, केस ना करे। आइडेंटिटी भी मेरी डिस्क्लोज हो नहीं रही है, मेरा डिफेमेशन का भी केस नहीं बनेगा। मैंने कर दिया किसी की भी जिससे मैं जलता हूँ, जहाँ आपसी रंजिश का भी तो एक मामला आएगा, आपसी रंजिश में मैंने केस कर दिया
उसकी तो डिग्री रोक दी जाएगी, उसका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, डिग्री रोक दी जाएगी। तो थोड़ा सोचने का विषय है, चीज़ों को लेके आया जाता है तो थोड़ा हिसाब से लेके आया जाता है जिसमें सबको इंक्लूड किया जाए। अब आप इसमें एक चीज़ देखोगे, इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन। अब आप यहाँ पर इक्विटी की बात कर रहे हो और आपने यहाँ पे इंक्लूड किस किस को किया है, यहाँ पे आपने इंक्लूड किया है SC, ST, OBC, EWS, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और एनी ऑफ देम। अब आपने इसमें जनरल कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया। या तो आप प्राइम फेसी ये मान रहे हो कि एक ही वर्ण विशेष है जो किसी के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करता है, आपने इसमें वुमेन को इंक्लूड नहीं किया है, तो क्या वुमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? अगर आप इक्विटी की बात कर रहे हो, समानता की बात कर रहे हो, तो समानता तो आपको सबको इंक्लूड करते। किसके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है? डिस्क्रिमिनेशन तो किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है। तो ये तमाम गंभीर सवाल जो हैं इस वक्त छात्र यूजीसी के नए रेगुलेशन पर उठा रहे हैं और उनकी मांगे हैं, और ख़ासकर जिस मांग को लेकर छात्र आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनकी ये मांगे हैं कि इस तरीके के जो रेगुलेशंस लाए हैं उसका कंप्लीट रोल बैक हो, क्योंकि इसमें इतने लूप होल्स हैं कि सिर्फ इसके अमेंडमेंट या संशोधन से ये लोग खुश नहीं होने वाले हैं और ये इसके कंप्लीट रोल बैक की मांगे कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि जब तक रोल बैक नहीं होता तब तक ये आंदोलन इनका धरना, इनका प्रदर्शन जो है वो ख़त्म नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, इस पूरे मामले में प्रदर्शन और धरना जो है वो अब तूल पकड़ते जा रहे हैं और हर जगह जगह पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और आने वाले 10 से 15-20 दिन इस पूरे मामले में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि आगे किस प्रकार के एक्शन लिए जाते हैं अथॉरिटी की तरफ से। क्या यूजीसी इन कानूनों को वापस लेता है? सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं। कहीं ना कहीं आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है पूरे देश के लिए और ख़ासकर इस देश के छात्र नीति और राजनीति के लिए। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम आप तक इस केस से जुड़े तमाम अपडेट्स लाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, दी एज।